नमस्कार दोस्तों, चलिए तो गेट मंत्रा में सबसे पहले आपका बहुत 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 स्वागत है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हम इससे पहले बार्स इन सीरीज एंड बार्स एंड पैरेलल पढ़ चुके हैं। इफ़ देर इज़ एनी डाउट आर इन एनी क्वेश्चन बार्स इन सीरीज एंड बार्स एंड पैरेलल में, तो आप यू कैन आस्क, यू कैन कमेंट इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। नाउ वी कम्स टू इन दिस वीडियो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बार। ठीक है, तो इसमें हम स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बार का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, ऐसी बार जिसमें नंबर ऑफ अननोन, ठीक है, मतलब जो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, या नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन बोलना चाहिए कायदे से, वो स्टैटिक इक्वेशन जितनी हम बनाएंगे ना उससे क्या है ज़्यादा, मतलब अननोन ज़्यादा है, इक्वेशन कम है, तो क्या होता है उस केस में, तो हम उस केस में कैलकुलेट नहीं कर पाते। ठीक है, मतलब हम उस केस में हमको कुछ एजम्पशन लेके चलना पड़ता है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, मतलब जब भी इस तरह की कुछ कंडीशन बनती है आपके क्वेश्चंस में, तो आप क्या करेंगे, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन का यूज़ करेंगे। अब एक कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या है उसको समझने से पहले ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को समझें। लेट्स से कि मैंने कोई एसी मेरा शाफ्ट ले लिया या बार ले लिया। ठीक है, उस बार के जो दोनों एंड है ना, उन दोनों एंड को ही मैंने क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब अब उसमें कोई एक्सपांशन नहीं हो सकता। ठीक है, एक्सपांशन नहीं हो सकता जब पर लोड तो मैं क्या कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ। ठीक है, और यदि मुझे इस ए पॉइंट पर, मतलब इस ए वाले पर कितना रिएक्शन होगा और इस सी पोजीशन पर कितना रिएक्शन होगा, ये यदि मुझे क्या करना है, फाइंड करना है, देन वी गो फॉर स्टैटिकली इंडिटरमिनेट इक्वेशन, मतलब हम उस केस में कंपैटिबल इक्वेशन पर जाएंगे। ठीक है, अब कंपैटिबल इक्वेशन क्या है, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। हमको सीधा सीधा यहाँ दिख रहा है कि भाई एसी की जो लेंथ है या उसमें जो डिफॉर्मेशन है, पी में कितना भी लगा दूं उसमें कोई चेंज आने वाला है क्या, नहीं, तो कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब डेल्टा ए सी जो है वो कितना होगा, जीरो। क्लियर है, ये बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो जो आपका डेल्टा ए सी है वो कितना होगा, जीरो। तो नाउ वी कम्स टू डेल्टा ए सी। तो डेल्टा ए सी इज द समेशन ऑफ व्हाट, डेल्टा ए बी प्लस डेल्टा बी सी, वो कितना है, इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, जैसे मैं हमेशा करते आ रहा हूँ कि मैंने क्या कर दिया कि ए से बी एक सेक्शन काट दिया और बी से सी एक सेक्शन काट दिया, मतलब मैंने एज्यूम किया कि ए बी को काटने पर इस ए पर जो रिएक्शन लग रही है दैट रिएक्शन इज R1, और यहाँ जो रिएक्शन लग रही है दैट रिएक्शन इज R2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, तो समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो समेशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो मतलब क्या, R1 प्लस R2, क्योंकि देखो डायरेक्शन दोनों का, देखो R1 का डायरेक्शन भी यही है, R2 का डायरेक्शन भी यही है, लेकिन P का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए R1 प्लस R2 माइनस P इक्वल टू क्या, जीरो। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब एक इक्वेशन है, दो अननोन है, कौन से, R1 और R2। अब इनको निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन पे जाएंगे। ठीक है, और कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या बोलता है कि भैया डेल्टा ए सी जो है ना उसको क्या बोल दो, जीरो, मतलब डेल्टा ए बी प्लस डेल्टा बी सी क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है, अब मैंने क्या किया, तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट हम और यूज़ कर रहे हैं। क्या कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं, कुछ नहीं, देखो मैंने इस ए बी के बीच में एक कट मारा। ठीक है, मैंने इस ए बी के बीच में क्या लगाया, एक कट, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में कितना रिएक्शन आ रहा था, R1। तो अपोजिट साइड यदि मैं यहाँ पर लोड कुछ भी मान लूँ, लेट से मैंने कुछ F लोड मान लिया, तो F लोड भी कितना होगा, R1 होगा। ठीक है, तो ए बी पर जो लोड लग रहा है, मतलब यदि मैं इसको सेक्शन वाइज डिवाइड करूँ तो ए बी पर लोड कितना लग रहा है, R1, तो इधर भी कितना लगेगा, R1। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि मैं इस सेक्शन में यहाँ पर एक कट लगाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक कट लगाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कट लगाता हूँ तो बी सी सेक्शन आ गया। अब देखो ऑब्जर्व करो कि आपका R1 तो इधर चले गया था, अब P लोड किधर लग रहा है, उसके अपोजिट। तो कितने लोड लग रहे हैं, R1 इधर लग रहा है, P इधर लग रहा है, तो लोड कितना हो गया मेरा, दैट इज R1 माइनस P। समझ में आया, ठीक है, R1 को मैं ज़्यादा मान के चल रहा हूँ, तो यदि R1 माइनस P इधर लग रहा है तो दूसरी तरफ भी क्या लगेगा, R1 माइनस P ही लगेगा, क्योंकि बैलेंस करना है ना, ऑब्वियस है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, आगे बढ़ते हैं।
तो करना क्या है हमको ये समझते हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक समझ में आ गया आपको कि ए बी सेक्शन में R1 और ए बी सी सेक्शन में R1 माइनस पी लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पी ए बी कितना हो गया R1, ये समझ में आ रहा है आपको। पी बी सी लोड कितना लग रहा था R2 बोलो या तो R1 माइनस पी बोलो। R1 माइनस पी बोलना ज़्यादा बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि हमको एक ही अननोन अब निकालना है, तो दूसरा हम अपने आप निकाल लेंगे दूसरी इक्वेशन से, ठीक है। चलिए तो करते हैं भैया। क्या हुआ, डेल्टा ए बी प्लस डेल्टा बी सी इक्वल टू क्या 0, तो R1 इंटू एल अपॉन ए इंटू ई। इसी तरह से डेल्टा बी सी R1 माइनस पी इंटू एल अपॉन ए इक्वल टू क्या 0। ये ए ई और ए ई दोनों में कॉमन है तो इधर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया अल्टीमेटली 0। एल भी दोनों में कॉमन है तो एल को भी बाहर निकाल के 0, ठीक है। बचा क्या R1 बचा, यहाँ R1 बचा माइनस पी बचा, तो कितना हो गया R1 और R1 कितना 2R1 माइनस का पी है तो उधर गया तो कितना हो गया प्लस का पी। तो R1 कितना आ गया P अपॉन 2 और इक्वेशन क्या है मेरे पास R1 प्लस R2 इक्वल टू P। तो R1 की वैल्यू यदि P/2 है तो R2 भी कितना आएगा P अपॉन 2 आएगा। क्लियर है, ये समझ आ रहा है आपको। चलिए तो अब इसी चीज़ को हम और भी इक्वेशंस में और भी क्वेश्चंस में क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सी। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और वो एग्जांपल क्या है ये समझते हैं, ठीक है। क्या होता है, ये मेरा ए डी सेक्शन है पूरा, ठीक है। ए से डी तक का सेक्शन जो है वो ये है, ठीक है। अब यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, वहाँ पर एक ही लोड था और यहाँ पर कितने लोड हैं 2। एक लोड लग रहा है मेरा इस डायरेक्शन में दैट इज़ 3P और एक लोड लग रहा है इस डायरेक्शन में दैट इज़ P। ये समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, तो मैंने एज्यूम किया कि इस ए सेक्शन पे जो लोड लग रहा है या रिएक्शन लग रहा है दैट इज़ RA जो मुझे फाइंड करना है, और डी पे लग रहा है दैट इज़ RD जो कि अपोजिट साइड है, ठीक है। तो P मैक्सिमम जो लगेगा वो कितना होगा इन कंप्रेशन एंड टेंशन, ठीक है, वो दोनों निकालना है। रेशो निकालना है सिग्मा मैक्सिमम टू सिग्मा मिनिमम। डेल्टा बी और डेल्टा सी का मुझे कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है वो भी निकालना है, ठीक है। मतलब इलॉन्गेशन जो हो रहा है वो भी निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले आपको ये तो समझ में आ रहा है कि 3P और P का डायरेक्शन क्या है उल्टा है। मतलब एक 3P इधर लग रहा है तो 2P उसके अपोजिट लग रहा है, तो अल्टीमेटली जो एक्चुअल लोड बचेगा वो कितना होगा 2P, ठीक है। देखो तो मैंने मान लिया कि RA मेरा इधर लग रहा है, RB को भी इधर ही मान लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, देखो जो इस डायरेक्शन में लग रहा है उसको एक तरफ और जो अपोजिट लग रहा है उसको एक तरफ। तो देखो क्या बनेगा इक्वेशन RA समेशन ऑफ Fx। तो एक डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स RA प्लस RB प्लस P। 3P किधर लग रहा है अपोजिट साइड, तो माइनस का 3P इक्वल टू क्या 0। तो 3P में से P गया तो कितना बचा माइनस का 2P। तो RA प्लस RB कितना होगा माइनस का 2P, तो प्लस उधर गया तो कितना हो गया प्लस का 2P। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। आर यू गेटिंग दिस? फिर हम क्या करेंगे इसमें कंपेटिबिलिटी इक्वेशन लगाएंगे। तो कंपेटिबिलिटी इक्वेशन में डेल्टा ऑफ AD जो है वो क्या होगा 0। डेल्टा ऑफ AD 0 होगा, फिर उससे हम P मैक्सिमम P मिनिमम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर RA प्लस RD यहाँ तक तो हमने कर ही लिया था कितना आ जाएगा। फिर मैंने डेल्टा ऑफ AD को 0 रखा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और समझने की है कि यहाँ पर AB में कितना लोड लगेगा, BC में कितना लोड लगेगा, CD में कितना लोड लगेगा, ठीक है। तो मैंने फटाफट AB BC CD बना दिया। देखो इधर कितना लग रहा था RA, मतलब A और B के बीच में कट लगा दो, तो यहाँ पर RA इधर लग रहा था तो अपोजिट भी कितना लगेगा RA ही लगेगा, ठीक है। अगले BC के बीच में से कट मारो तो RA इधर लग रहा था 3P इधर लग रहा था, तो कितना हो जाएगा RA में से 3P क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3P इधर लगेगा। RA माइनस 3P इधर, RA माइनस 3P इधर अपोजिट साइड, ठीक है। इसी तरह से CD में कट लगाओ तो 3P की बजाय वो अब क्या हो जाएगा 2P। क्यों? क्योंकि RA माइनस 3P प्लस P, तो वो हो जाएगा RA माइनस 2P। तो दैट इज़ यहाँ पर जो लोड लगेगा वो कितना हो जाएगा RA माइनस 2P। तो इधर भी कितना लगेगा मेरा RA माइनस 2P। बस अब अपने को क्या करना है, जो अपना इक्वेशन है वो अप्लाई कर दो। मतलब डेल्टा ऑफ AD को 0 मान दो, तो 0 मानने पर डेल्टा AD इक्वल टू 0, मतलब डेल्टा ऑफ AB
सॉरी, डेल्टा ऑफ 1 मिनट, डेल्टा ऑफ ए बी प्लस डेल्टा ऑफ बी सी प्लस डेल्टा ऑफ सी डी इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, ये समझ आया आपको। तो इस इक्वेशन में केवल हम डेल्टा में आर ए इंटू एल अपॉन ए इंटू ई, इसी तरह से आर ए माइनस 3p एल, अच्छा ये डिस्टेंस जो है बीच का वो 2l है, तो यहाँ पर 2l आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस 3l है। ठीक है, तो आर ए मतलब आर ए माइनस 3p इंटू 3l डिवाइडेड बाय ए इंटू ई, इसी तरह से इसमें आएगा तो आर ए माइनस 2p एल, आर ए माइनस 2p इंटू एल अपॉन ए इंटू ई। क्लियर है। तो ये पूरा हमारा कैलकुलेशन इस पर जो मैंने अभी समझाया इसी पर बेस्ड होगा, देखते हैं कैसे होगा। तो ये आ गया भैया मेरा वही इक्वेशन जो मैंने लिखा, आर ए इंटू एल अपॉन ए इंटू ई, आर ए माइनस 3p इंटू 3l अपॉन ए ई, आर ए माइनस 2p इंटू एल अपॉन ए ई। तो यहाँ से ए ई पूरा उठ के इधर आ गया तो इक्वल टू 0 ही हो गया। अब एल भी सब में कॉमन है तो एल भी हटा दो, तो यहाँ पे बचा आर ए, 3 का इंटू करोगे तो 3 आर ए माइनस 9p आर ए माइनस 2p। तो देखो कितना हो गया, आर ए प्लस 3 आर ए 4 आर ए प्लस 1 तो 5 आर ए। ठीक है, तो 5 आर ए आ गया, और माइनस का तो माइनस 9p माइनस 2p कितना हो जाएगा 11p, तो आर ए कितना आ गया 11p अपॉन 5, तो आर डी कितना आ जाएगा माइनस p अपॉन 5, मतलब जो हमने डायरेक्शन ऐसे माना था वो उल्टा होगा। ठीक है, क्लियर है, इसका मतलब यही हो गया और कुछ भी नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये मेरा बन गया एक्सियल डायग्राम, मतलब देखो यहाँ पर 11p अपॉन 5 लग रहा था, इधर p अपॉन 5 लग रहा था। अब किसी भी एक साइड को पकड़ लो, इस साइड से यदि लेते हो अपन पॉजिटिव, बाहर टेंसाइल लग रहा है इसलिए ऊपर की तरफ p अपॉन 5, उसमें से माइनस कर दो p, तो माइनस कर देंगे तो माइनस 4p अपॉन 5, ये आ गया माइनस 4p अपॉन 5, माइनस 4p अपॉन 5 में प्लस 3p कर दो, तो प्लस 3p करेंगे 11p बाई 5 आएगा, यहाँ तक 11p बाई 5 ही है और अगेन 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका एक्सियल डायग्राम बनता है। तो इसमें ऑब्जर्व करो भैया कि मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम है मेरा 11p अपॉन 5, मिनिमम कितना है माइनस 4p अपॉन 5, तो रेशो कितना आ जाएगा 11p अपॉन 5 डिवाइडेड बाय माइनस 4p अपॉन 5, तो कितना आएगा माइनस 11 अपॉन 4। ये मेरा क्या आ गया, ये जो आया मेरा रेशियो आ गया किसका, p मैक्सिमम टू p मिनिमम। इसी तरह से सिग्मा मैक्सिमम टू सिग्मा मिनिमम भी 11p अपॉन 5, ये मेरा मैक्सिमम फोर्स हो गया और ये मेरा टेंशन में हो गया और ये कंप्रेशन में हो गया। तो 4p अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल, तो 11 अपॉन 4 नॉट 5, 11 अपॉन 4 जो कि पॉजिटिव आएगा। क्लियर है, क्योंकि हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात करें, टेंशन और कंप्रेशन की बात करें। ठीक है, और डेल्टा बी यदि आपको निकालना हो तो क्या हो जाएगा, आर ए इंटू एल अपॉन ए इंटू ई। देखो यहाँ पर ये वाला, ठीक है ना, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा बी आर ए मतलब डेल्टा ए वो तो कुछ है ही नहीं, प्लस आर ए इंटू एल अपॉन ए इंटू ई, तो वहाँ से आपका डेल्टा बी भी आपको मिल जाएगा। इसी तरह से आप डेल्टा सी भी निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ये मेरा हो गया दिस। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन को समझ लो, बाकी सारे कंसेप्ट मतलब पूरा जो अभी तक बताया वो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि मेरे पास 1 मीटर का एक रॉड है, एक इसका क्रॉस सेक्शन ए बी का ए है, इसका यंग्स मॉड्यूलस ई है, और इधर जो नीचे है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया a/2 है, यंग्स मॉड्यूलस ई है, और जो ये सी से इसके बीच में जो डिस्टेंस है ये कुछ गैप में है, मतलब ये अभी डिफ्लेक्ट मतलब इलोंगेट हो सकता है। ठीक है, कितना इलोंगेट हो सकता है, 2 mm। ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी दे दिया, ई भी दे दिया। तो हम क्या करेंगे, इसके बेसिस पर हमको यहाँ पर निकालना है सिग्मा मैक्सिमम कितना होगा। ठीक है, फर्स्ट केस आई अज्यूम, मैंने बोल दिया कि वो डेल्टा बी सी मतलब सिग्मा बी सी कुछ होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो लोड लग रहा है वो ए बी पर लग रहा है, ए बी पर लग रहा है, तो सिग्मा बी सी उस केस में क्या आएगा, 0। सिग्मा बी सी 0 मतलब कि बी सी पर कोई लोड ही नहीं लग रहा है, क्योंकि वो जाकर कहीं जुड़ा ही नहीं, मतलब जैसे जाकर उस टच ही नहीं हुआ। तो इधर से यदि कुछ फोर्स लगेगा ही नहीं ऊपर की तरफ, तो यदि फोर्स नहीं है तो अल्टीमेटली क्या, स्ट्रेस भी 0। ठीक है, मतलब सिग्मा बी सी तो 0 होगा, लेकिन सिग्मा ए बी कितना होगा,
30 इंटू 10⁻³ अपॉन 100, तो 300 मेगा पास्कल। कब होगा? व्हेन दिस फेज, मतलब ये सी वाला फेज जो है वो इस रिजिड फेज को टच ही नहीं करता, तब ये होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा दिस। ठीक है, तो जब मैंने निकाला डेल्टा बी, मतलब 300 मेगा पास्कल होगा, लेकिन मैंने डेल्टा बी निकाला। ठीक है, तो डेल्टा बी निकाला तो कितना आ गया? पी एल अपॉन ए। तो पी कितना है? 30 इंटू 10⁻³। एल कितना है? 100। ए कितना है? इतना। और ई मेरा 100 में गीगा पास्कल था, तो उसको मेगा पास्कल में लिखा, इसलिए 10⁻³ है। तो कितना आया? 3 mm। पर मेरे पास गैप कितना है? केवल 2 mm का। तो मैं क्या करूँगा कि जो मेरे पास लोड 2 mm को 2 mm इलोंगेट करे, वो लोड मेरे को निकालना पड़ेगा। मतलब मुझे क्या करना है? वो लोड कैलकुलेट करना है जब वो 2 mm गैप क्या करे? मूव करे, मतलब 2 mm इलोंगेट कर पाए। ठीक है, तो वो लोड निकालना है। तो मैंने डेल्टा की जगह क्या पुट कर दिया? 2 mm। P इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो उससे जब कैलकुलेट किया तो मेरे पास आ गया P इक्वल टू 20 किलो न्यूटन। तो 20 किलो न्यूटन वो लोड है जो कि 2 mm इलोंगेट करेगा। पर टोटल लोड कितना लग रहा है? 30 किलो न्यूटन। तो 30 माइनस 10 कितना हो गया? 20। तो 30 माइनस 20 कितना हो गया? 10 किलो न्यूटन। तो 10 किलोमीटर न्यूटन लोड इज रिस्पॉन्सिबल टू इलोंगेट अनादर 1 mm, जिसकी वजह से BC पर क्या होगा? स्ट्रेस डेवलप होगा। देखो, क्योंकि 2 mm तक तो कोई स्ट्रेस डेवलप होने वाला है क्या BC में? नहीं होने वाला, क्योंकि टच ही नहीं हुआ, सीधा सीधा इलोंगेट होते गया। लेकिन जैसे ही वो टच होगा 2 mm के बाद, तब जो लोड लगेगा, उस लोड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, डोंट कन्फ्यूज़ हियर। ठीक है, मतलब कन्फ्यूज़ आपको नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या करेंगे भैया? टच द बेस, 2 mm के बाद बेस पे टच हो गया, तो वो लोड कितना है? केवल जो 1 mm एक्सपांशन के लिए लग रहा है लोड, वो वाले लोड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब नाउ इट बिकम्स स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया? स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखते हैं। तो अब इस तरह का कुछ होगा। तो जो लोड लग रहा है वो कितना लग रहा है? 10 किलो न्यूटन का। तो देखो, मैंने यहाँ पर बोल दिया मेरा ये RA है, या RC है। तो RA प्लस RC कितना होगा? इज इक्वल्स टू 10 किलो न्यूटन, सॉरी 10 किलो न्यूटन होगा। क्लियर है? और डेल्टा ऑफ AB प्लस डेल्टा ऑफ BC कितना होगा? वो होगा 0, क्योंकि मैं डेल्टा ऑफ AC क्या बोलूँगा? 0। तो डेल्टा ऑफ AB, देखो डेल्टा ऑफ AB के लिए क्या बोलेंगे हम कि इसमें को भी 2 सेक्शन में बांट दो। कितना है? AB और BC। तो इधर मेरा लग रहा है RA, तो अपोजिट साइड भी कितना लगेगा? RA। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब दूसरे BC सेक्शन की बात करें, तो BC सेक्शन पर जो लग रहा है वो कितना लोड लग रहा है? इट इज़ ऑल्सो RA माइनस 10। क्यों 10? क्योंकि RA का डायरेक्शन और RC का डायरेक्शन दोनों अपोजिट है, इसलिए RA माइनस 10 ये आ गया। अब इन दोनों की वैल्यू को उठाकर कहाँ पुट कर देंगे आप? एट द एंड ऑफ दिस डेल्टा AB और डेल्टा BC में। ठीक है, तो RA इंटू L अपॉन A इंटू E, ये मैंने किसका निकाला? AB का। और डेल्टा BC क्या आ जाएगा? RA माइनस 10 इंटू L अपॉन A/2, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन हाफ है, इंटू E। तो यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी? RA की। RA की वैल्यू मिलने के बाद यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? RC यहाँ पर 10 है। ठीक है, तो इस केस में मुझे RA और RC मिल गए। RA मिल गया 20/3 और RC मिल गया 10/3 किलो न्यूटन। आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा, यही आएगा। ठीक है, डेल्टा ऑफ सिग्मा ऑफ AB, तो उसमें ऑब्वियस है लोड कितना लग रहा है? 20/3। तो 20/3 इंटू 10⁻³ अपॉन 100, तो इतना आ जाएगा 66.67 मेगा पास्कल। इट इज़ इन टेंशन। एंड सिग्मा BC में क्या होगा? 10/3 इंटू 10⁻³ A/2, तो 100 का हाफ कितना? 50। तो उसको कैलकुलेट करोगे तो दिस। ठीक है, अब ये टेंशन में लग रहा है और ये किस में लग रहा है? कंप्रेशन में। ठीक है, क्योंकि BC क्या होगा? कंप्रेस होगा। ठीक है, 10 किलो न्यूटन 10/3 किलो न्यूटन लोड लगने के बाद। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो सिग्मा AB निकाल लिया, तो सिग्मा AB वही 20 इंटू 10⁻³ अपॉन दिस। ये कब की बात कर रहा है? जब केवल 20 किलो न्यूटन, जब वो केवल टच होने वाला ही था, तब की बात कर रहा है, तब इतना होगा। ठीक है,
तो सिग्मा ए बी एक्चुअल में कितना आ गया, दोनों को सम करना पड़ेगा, सिग्मा ए बी प्लस सिग्मा ए बी 2, ठीक है, क्योंकि ये मेरा ए बी 1 है और जो मैंने यहाँ पर ये ऊपर कैलकुलेट किया दैट इज़ माई सिग्मा ए बी 2। ये समझ आई बात, क्योंकि दो रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस हैं वहाँ पे, ठीक है, एक फ्रीली वाला जिसकी वजह से केवल वो ए बी केवल एक्सपांड हो रहा था, बी सी में कुछ नहीं हो रहा था स्ट्रेस डेवलप, लेकिन जैसे ही जाकर वो टच हुआ उसके बाद उसमें स्ट्रेसेस डेवलप होना स्टार्ट हुए, तो ए बी के दो स्ट्रेस मिलेंगे आपको, वो दो मिलेंगे दैट इज सिग्मा ए बी 1 प्लस सिग्मा ए बी 2, तो ये आ गया मेरा 266.67। और सिग्मा बी सी में तो केवल जब वो 2 mm एक्सपांड होने के बाद जब 1 mm एक्सपांड हुआ, एक्चुअल में नहीं हुआ, तो उसकी वजह से जो पी लग रहा था वो रिस्पॉन्सिबल है, तो उसमें कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ, केवल 66.67 मेगा पास्कल कंप्रेसिव। ये टेंसाइल है, ये कंप्रेसिव है, क्लियर है। यदि मैग्नीट्यूड के साथ ना पूछे, वो साइन के साथ पूछे, तो दैट इज -66.67 मेगा पास्कल कंप्रेसिव, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट होता है। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस क्वेश्चंस यू कैन आस्क in comment box, ठीक है। Thank you for watching my video and wish you all the best for your exam. Let it be like and subscribe, ठीक है।